गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेफ्टी स्टॉक इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सुरक्षा स्टॉक का इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या उद्देश्य है। पहला ए, एंश्योर स्टॉक इज मेंटेन एट its maximum level. B, to prevent stock out due to unforeseen demand or supply variation. C, to minimize carry cost. या डी, टू इंक्रीज लीड टाइम ऑफ ऑर्डर। तो बेटा इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि प्रिवेंट स्टॉक आउट ड्यू टू अनफोर्सिंग डिमांड। सेफ्टी स्टॉक क्या करता है, अनफोर्सिंग डिमांड को रोकता है और सप्लाई वेरिएशन को रोकता है। तो इसके लिए हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सेफ्टी स्टॉक का मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रिवेंट स्टॉक आउट ड्यू टू अनफोर्सिन डिमांड और सप्लाई वेरिएशन। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, which inventory costing method assumes that the latest inventory purchase is the first to be sold। आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इंटरनल कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है जो लास्ट में खरीदी जाती है और पहले बेच दी जाती है। तो मीन्स इसमें मेथड होते हैं बेटा फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड या डी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा बी, लीफो मेथड, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ पहले ली जा रही है उसको पहले बेची जा रही है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका लीफो मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स टू स्ट्राइक ए बैलेंस विच टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ईओक्यू के अंतर्गत आपको किस प्रकार की दो कॉस्टों को निर्धारित किया जाता है। ए, कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। बी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। सी, शॉर्टेज कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट या डी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। तो देखिए बेटा, ईओक्यू का फॉर्मूला होता है √2 इंटू आर इंटू सी पी अपॉन सी एच। सी पी क्या होता है हमारा, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, सी एच होता है हमारा कैरिंग कॉस्ट। तो आंसर क्या होगा बेटा बी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट को हम ईओक्यू के इंटरनल फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एमआरओ इज, एमआरओ की फुल फॉर्म क्या है। ए, मेंटेनेंस ऑपरेटिंग सप्लायर रिपेयर या बी, मेंटेनेंस रिपेयर एंड अदर सप्लायर्स। सी, मार्केट रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लायर या डी, नन ऑफ द एबव। तो देखिए बेटा इसका आंसर होगा बी, एम फॉर मेंटेनेंस, आर फॉर रिपेयर एंड ओ फॉर अदर सप्लायर्स। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप्स ऑफ लीड टाइम इंक्लूड। लीड टाइम के टाइप में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। ए, कस्टमर लीड टाइम करते हैं। बी, मटेरियल लीड टाइम करते हैं। सी, प्रोडक्शन लीड टाइम या डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए बेटा, जब भी हम लीड टाइम या आइडल टाइम फाइंड आउट करते हैं तो हम तीनों को लेते हैं, कस्टमर भी उसमें इफेक्ट डालते हैं, मटेरियल से तो है ही हमारी इन्वेंट्री, और प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूसर बना रहा है, तो तीनों को ही हम ऐड करके जब निकालते हैं लीड टाइम। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, इन ABC एनालिसिस which category typically includes item of relatively low value but high demand frequency। ऐसे ABC एनालिसिस के अंदर कौन सी कैटेगरी टिपिकल है जो लो वैल्यू तो होती है पर हाई डिमांड रखती है। तो ए है इसका ऑप्शन, कैटेगरी ए, बी कैटेगरी बी, सी कैटेगरी सी या डी, नन ऑफ द अबव। तो बेटा देखिए, कैटेगरी सी होती है चाहे लो वैल्यू हो पर हाई डिमांड मार्केट में चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन assume that the earliest goods purchased आपके आर टू फर्स्ट टू बी सोल्ड, यानी गुड्स परचेज के लिए पहले कौन सा मेथड को यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है बेटा ए, लीफो मेथड, बी, फीफो मेथड, सी, वेटेड एवरेज और डी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो बेटा इसका आंसर आएगा आपका बी, फीफो मेथड, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को ही यूज़ करते हैं। पहले मटेरियल खरीदो, जितने रुपए की आती है उसी को बेच दो। तो हमारा मेथड क्या होगा बी, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्वेश्चन नंबर 8, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं या स्टेप्स होते हैं। तो ए है 4, बी है 3, सी है 2 या डी है 5। तो आंसर बेटा आएगा इसका बी, 3, क्योंकि देखिए कोई भी हो रहा है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के लिए, तो रॉ मटेरियल होता है पहला, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर तीसरा कौन सा आता है, फिनिश गुड्स। तो 3 प्रोडक्ट होते हैं, 3 तरीके से गुजरता है वो। तो आपके क्या होगा इसका आंसर बेटा 3 है ना, बी। क्वेश्चन नंबर 9, WMS की फुल फॉर्म क्या है। ए, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, बी, वेयर हाउस मार्केटिंग सिस्टम, सी, वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या डी, नन ऑफ द एबव। देखिए बेटा, W4 होता है वेयर हाउस, गोदाम, M4 होता है मैनेज करना, मैनेजमेंट, और S फॉर सिस्टम। तो आंसर क्या होगा बेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। 10, मेथड ऑफ इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट इज,
इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट के कितने मेथड हैं बेटा? आप इन्वेंट्री को कितने तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? तो ए है आपका 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो बेटा इसका आंसर भी 3 होगा। अभी बताया था कि रिप्लेस कैसे होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी 3। क्वेश्चन नंबर 11, इन्वेंट्री इंक्लूड्स, इन्वेंट्री के इंटरनल क्या क्या होता है? ए रॉ मटेरियल, बी वर्क इन प्रोग्रेस, सी फिनिश गुड्स या डी ऑल ऑफ दिस। तो बेटा इसका आंसर है डी, क्योंकि रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है और सी फिनिश गुड्स भी होता है। तो हमारे लिए आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक इंक्लूड्स बल्क शिपमेंट, बैक ऑर्डरिंग, सी कैरिंग कॉस्ट या डी बोथ ए एंड बी। देखिए बेटा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक जो होती है, आप बल्क में भी शिपमेंट कर सकते हैं और बैक ऑर्डर भी दे सकते हैं। यानी आपके लिए सी कैरिंग कॉस्ट तो आपका ईओक्यू से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें उसको कॉस्ट को निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बेटा? डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेस इन्वेंट्री इंक्रीज, जो इन्वेंट्री इंक्रीज की जाती है वो क्या होती है? ए कैरिंग कॉस्ट, बी प्रॉफिट, सी इन्वेंट्री मैनेजमेंट या डी डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक्सेस इन्वेंट्री इंक्रीज का मतलब क्या होता है? आप अपनी कैरिंग कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? ए कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कैरिंग कॉस्ट आर मेड अप ऑफ, किस किस से कैरिंग कॉस्ट बनती है? ए कैपिटल कॉस्ट, बी स्टोरेज स्पेस कॉस्ट, सी सर्विस कॉस्ट या डी ऑल ऑफ दीज। देखिए बेटा, कैरिंग कॉस्ट तीनों को लेके चलते हैं, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट भी देखते हैं, स्टोरेज कितना हमारा स्टोरेज है, कितना स्पेस है, सर्विस कितनी सर्विस प्रोवाइड, तभी तो हम पूरा उसका डाटा निकाल पाते हैं, उसकी कॉस्ट निकाल पाते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट ए प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, कौन सा प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन नहीं है? ए कन्वीनियंस गुड्स, बी शॉपिंग गुड्स, सी अनसोल्ड गुड्स या डी लाइव स्टॉक। देखिए बेटा, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में लाइव स्टॉक नहीं आता। लाइव होता है जीता जागता रहती है, जैसे हमारे एनिमल्स होते हैं। तो कन्वीनियंस तो गुड्स को तो यूज़ करेंगे, शॉपिंग गुड्स को भी करेंगे, अनसाउंड जो दिखाई ना दे उनको भी गुड्स को, या पर लाइव स्टॉक को नहीं करती हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? डी लाइव स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, होल्डिंग इन्वेंट्री का पहला उद्देश्य क्या है? ए टू इंक्रीज ऑर्डरिंग कॉस्ट, टू रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट, सी टू मीट अनएक्सपेक्टेड कस्टमर डिमांड या डी टू क्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो देखिए बेटा, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कस्टमर की जो डिमांड होगी हम उसको हटा देते हैं। भाई कोई भी कस्टमर है कुछ और चीज़ों की डिमांड कर रहा है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमारी प्राइमरी पर्पस नहीं हो सकता। तो होल्डिंग इन्वेंट्री के लिए आंसर क्या होगा बेटा? सी टू मीट अनएक्सपेक्टेड कस्टमर डिमांड। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हेल्प इन डिटरमाइनिंग, ईओक्यू किसको सहायता है, किसको डिटरमाइन करने में सहायक है? ए द मैक्सिमम इन्वेंट्री लॉ लेवल, बी द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, सी द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट या डी द रिकॉर्डर पॉइंट फॉर इन्वेंट्री। तो बेटा देखिए, इसका आंसर होगा सी द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि बेटा मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो हम निकालते ही हैं, किस में निकालते हैं? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में। तो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइज या टोटल कॉस्ट, यानी हमारी जो टोटल कॉस्ट निकल के है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम ईओक्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आंसर है बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 18, इन्वेंट्री टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, हाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे निकाला जाता है? एवरेज इन्वेंट्री बाई COGS, यानी COGS की फुल फॉर्म होती है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंट्री, सी सेल्स बाई एवरेज इन्वेंट्री या डी एवरेज इन्वेंट्री बाई सेल्स। तो देखिए बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा? बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉस्टिंग मेथड assumes that each item sold comes from the most recent purchase। आपका कॉस्टिंग मेथड के इंटरनल आइटम को किस मेथड के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा और बेचा जाता है? तो ए फीफो मेथड, बी लीफो मेथड, सी वेटेड एवरेज या डी स्पेसिफिक। तो बेटा ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो लीफो मेथड, बी आंसर है इसका, लीफो मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट में आया और उसको पहले निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 20, होल्डिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री कैन लीड टू इंक्रीज कॉस्ट ड्यू टू ए रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, बी इंक्रीज ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी लोअर कैरिंग कॉस्ट या डी
इनहेंस्ड प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो बेटा होल्डिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री जो लीड करती है वो आंसर क्या कहलाता है? बी, इंक्रीज्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को बढ़ा देते हैं तो होल्डिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री को लीड करती हैं और इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट। तो हमारे लिए आंसर क्या होगा बेटा? बी, इंक्रीज ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द रीऑर्डर पॉइंट in inventory management is defined as the a maximum level of inventory to be ordered, b minimum level of inventory that should be maintained, c point at which an order should be placed to replace inventory। reorder point के थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिफाइन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री को ऑर्डर करके या कम इन्वेंट्री को मेंटेन करके, या पॉइंट्स एट आपका रिलीज करके, या डी ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्री फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टॉक आउट्स रेफर्स टू ए ओवर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री, बी एफिशिएंट स्टॉक लेवल, सी एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, या डी रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री। तो बेटा देखिए इसका आंसर होगा डी, रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के स्टॉक जो आउट करता है रेफर, वो इन्वेंट्री के रनिंग आउट से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। कौन कौन सी निकाली जाती है? तो आपके लिए बेटा ए है कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, बी परचेज कॉस्ट प्रोडक्शन, सी शॉर्टेज कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट, या डी डिमांड एंड सप्लाई वेरिएशन। देखिए बेटा मैंने पहले भी बताया था फॉर्मूला होता है EOQ का, EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू R इंटू CP अपॉन CH। तो CP हमारी कैरिंग कॉस्ट, CH ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आंसर क्या होगा बेटा? ए कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। RFI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिपीट फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बी रोमन फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या डी नन ऑफ दीज। तो बेटा देखिए आंसर आएगा बेटा सी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हमारी RFI फ्रिक्वेंसी को रिलेट करता है रेडियो के थ्रू आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 25, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म are 2,50,000, 1 lakh and 1,50,000. What will the working capital? देखिए बेटा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब करंट असेट्स हमारी कितनी दे रखी है? 2,50,000 की। करंट लाइबिलिटी दे रखी है 1 लाख की। लॉन्ग टर्म लोन का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला पुटअप करेंगे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट्स कितनी है हमारी? 2,50,000, करंट लाइबिलिटी है 1 लाख, 2,50,000 में से माइनस करेंगे 1 लाख, तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा? 1,50,000। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? ए, 1,50,000। ओके, थैंक यू।